Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinnacle Point. Hope all good, everything fine. तो थोड़ा सा इधर बिजी शेड्यूल के कारण थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया है या थोड़ा बैक चल रहा है, कोई नहीं। चलिए हम देख लेते हैं न्यूज़ एंड डेफिनेट 3-4 टॉपिक है। और सो लेट्स स्टार्ट। WHO न्यूज़ में आया है, क्यों आया है कि इंडिया जो है 6 लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर हो गया है। मतलब WHO को कोर फंडिंग में कंट्रीब्यूट करने वाला है इंडिया 6 लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर बन गया है। जो बोला है मतलब इंडिया के द्वारा इस तरीके से कमिट किया गया कि वो इंडिया के द्वारा $300 बिलियन मतलब WHO के कोर प्रोग्राम के लिए दिया जाएगा। कब से कब तक? 2025 से 2028 तक। ये जो है यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस का, और इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को देखना। अगर इसका फाउंडेशन का बात करें, स्थापना का मैं बात करें तो 1948 में हुआ था। हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। मेंबरशिप कितने मेंबर? तो 194 इस कंट्री हैं इसमें मेंबर स्टेट्स। इसका काम वही वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देखना मेंबर स्टेट का, और फिर जो भी पार्टनर है जैसे यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन और जो भी प्राइवेट सेक्टर सब है। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2023 के बीच इसका असिस्ट कंट्रीब्यूशन कितना मतलब WHO को मिला है या उस तरीके से कंट्रीब्यूट किया गया है ऑल कंट्री के द्वारा, तो $956.9 मिलियन। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का बात करें तो ये ना हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WHO का, जो क्या करता है सभी मेंबर स्टेट से रिप्रेजेंटेशन करवाता है और हर 5 साल पर इसका अपॉइंटमेंट होता है। मतलब इस असेंबली का अपॉइंट्स नियुक्ति किया जाता है इसके मेंबर का। सेक्रेटरीट का काम क्या है कि जो भी पॉलिसी और प्रोग्राम होते हैं उसको कैरी करना, उसको उसके लिए मतलब पॉलिसी और प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रीजनल ऑफिसर इसका रीजनल ऑफिस इसका 6 है। अफ्रीका, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक, 6 इसका रीजनल ऑफिस है। मीटिंग इसका एनुअली हर साल होता है, और काम वही है बजट को अप्रूव करना और जो भी डायरेक्टर जनरल सबको इलेक्ट करना। तो न्यूज़ में WHO इसलिए आया था इंडिया के द्वारा, इंडिया जो 6 लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो जाता है इंडिया मतलब WHO को कोर फंडिंग के रूप में, कोर फंडिंग के लिए क्या कहते हैं बजट कितना $300 मिलियन इस तरीके से इंडिया के द्वारा देने के लिए कहा गया है। मतलब एश्योरेंस दिया गया कि WHO को देगा। मशीन लर्निंग पायोनियर्स विथ मीन्स फिजिक्स नोबेल प्राइज़। इससे पहले भी हम नोबेल प्राइज़ देखें, इससे पहले हम नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के लिए देखे थे, जिसमें मेडिसिन के लिए कौन था? विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकमेट, विक्टर में। और आज हम फिज़िक्स 2024 में फ़िज़िक्स के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ है, बेसिक हम देखें कि इतने कितने फील्ड में कैटेगरी में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स लास्ट में कैटेगरी जो है पीस के लिए कहाँ से दिया जाता है, ये सब तो हम एक बार पढ़ चुके हैं तो कोई नहीं। 2024 में फ़िज़िक्स के लिए US के साइंटिस्ट हैं जॉन हॉफील्ड और ब्रिटिश कैनेडियन जेफरी हिंटन को 2024 का फिज़िक्स के लिए दिया गया है। किस लिए डिस्कवरी है डिस्कवरी इन्वेंशन डेट लेड द फाउंडेशन फॉर मशीन लर्निंग स्पेशली, मतलब ऐसे डिस्कवरी इन्वेंशन के जिससे मशीन लर्निंग का स्थापना हुआ है, मशीन लर्निंग आया है। काम वही है कि कंप्यूटर एल्गोरिथम को डेवलप करना जिससे ह्यूमन ब्रेन के फंक्शनिंग को मिमिक द फंक्शनिंग इन प्रॉब्लम, जैसे कॉमन टास्क जो है ह्यूमन ब्रेन के द्वारा परफॉर्म करने में ह्यूमन ब्रेन हेल्प करे। हॉफील्ड अगर रिवोल्यूशनरी वर्क देखें तो 1980 में हॉफील्ड के द्वारा एकदम से रिवोल्यूशनरी वर्क लाया गया, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में तैयार किया बनाया, जो कि हमारे नर्व ह्यूमन ब्रेन में जो नर्व सेल होते हैं उससे रिजेंबल करता था। कहने का मतलब ह्यूमन ब्रेन में जो नर्व सेल होता है वैसा ही वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क तैयार किए। ये इनका बहुत ही 1980 में हॉफील्ड के द्वारा लाया गया था, जिससे ये क्या किया कि कंप्यूटर सिस्टम ये जिससे हुआ क्या कि कंप्यूटर सिस्टम को मदद किया कि किसी भी चीज़ को याद करने में या सीखने में या लर्न मतलब याद करने में, रिमेंबर एंड लर्न।
डीप लर्निंग का भी बात करें, जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, फिर आर्टिफिशियल, डीप लर्निंग से आया फिर मशीन लर्निंग, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हॉवेल के नेटवर्क का अगर हम बात करें तो ये ना प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन था, जैसे हम इंटायर नेटवर्क स्ट्रक्चर का बात करते हैं और ना कि इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट के लिए। ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग जैसे इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होता है एक स्मॉलर बिट में, जो है जिसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म किया जाता है। हिंटन जो है टुक फॉर्मेंट द वर्क ऑफ हॉफिल्ड, मतलब हिंटन ना क्या करता है, हॉफिल्ड के ही काम को और आगे बढ़ाया, उसमें वो उसके द्वारा और आर्टिफिशियल नेटवर्क को डेवलप किया गया, जो कि हॉफिल्ड का नेटवर्क था, उसी को पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए फिर शेप और साउंड सबको रिकॉग्नाइज किया। हिंटन का अगर हम एडवांस्ड मॉडल का बात करें तो वो ना वॉइसेस और पिक्चर्स को भी अंडरस्टैंड कर लेगा उसके मॉडल्स में, इस तरीके से कहा गया है। और हिंटन के द्वारा एक मेथड डेवलप किया गया जिसमें बैक प्रोपोगेशन का बात किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इनेबल करेगा, जिससे क्या कि जो भी प्रीवियस मिस्टेक होते हैं उसको उससे वो सीखेगा और फिर आप उससे इम्प्रूव कर लीजिए, इस तरीके से कहा गया। मशीन लर्निंग क्या होती है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। ये डाटा के विद इन पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि स्पैम फिल्टरिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सब इसका काम है। अगर हम एप्लीकेशन का मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, तो जैसे हम देखें ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यूज होता है, इमेज को पहचानने में, स्पीच को रिकॉग्नाइजेशन में, ट्रैफिक को अगर प्रिडिक्ट करना है तो उसमें, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है तो उसमें, कोई भी सेल्फ ड्राइविंग कार है तो उसमें, मशीन डायग्नोसिस को करने के लिए, स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग चल रहा है उसमें, अगर आप ऑनलाइन कोई भी फ्रॉड डिटेक्ट कर रहे हैं अगर आपको देखना है तो उसमें, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट में, ईमेल स्पैम और मालवेयर फिल्टरिंग में हेल्प करता है। तो मोटा मोटी अगर मतलब आप हायर लेवल पे एग्ज़ाम का देते हैं तो थोड़ा सा तो आपको जानना ही होगा कि इसके लिए मतलब फिज़िक्स में 2024 में इसको मिला तो इसके लिए, तो आप इसको थोड़ा डिप में एनालिसिस, तो फिर आपको थोड़ा डिप में जानना पड़ेगा। लेकिन अगर वनडे एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो नॉर्मल आपको पूछेगा नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में, नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स 2024 में किस किस को दिया गया, ये तो याद रखना है, हॉफिल्ड और जॉफ्री हिंटन, जॉन हॉफिल्ड और जॉफ्री हिंटन। तो समझ में आ गया होगा। और मोटा मोटी याद रखना है तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है और एल्गोरिथम का बात करता है। अगला है फतेह 2। फतेह 2 हम देखेंगे। फतेह 2 जो है ईरान के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे फतेह 2 जो यूज़ किया गया यहाँ, जो अभी इज़राइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसमें ये फतेह 2 यूज़ किया गया। इसके हम थोड़ा फीचर्स देखेंगे। फीचर्स इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वारहेड है, जिससे मिसाइल को मैनूवर करने में मदद करता है, फिर ग्लाइड करने में, और स्पीड अगर देखा जाए तो 500 से 20 मैक है इसका स्पीड। रेंज 1500 किलोमीटर रेंज है। फतेह 1 था जिससे फतेह 1 से ज़्यादा इसका रेंज रखा ये ना, और इसके आउटर एटमॉस्फेयर को भी एक्सेलरेट इससे भी ज़्यादा कर सकता है। इसके अगर इसके एरोडायनेमिक कंट्रोल सरफेस स्टीयरिंग एटमॉस्फेयर के विद इन स्टीयरिंग में हेल्प करेगा। तो फतेह 2 याद रखना है कि किसका है और इधर न्यूज़ में क्यों आया, किसके द्वारा हेल्प किया गया, है ना। अब है एक न्यूज़ में आया स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2023। ये एक रिपोर्ट आया है, देखते हैं। WMO के द्वारा, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यही ना। एनुअली होता है, इसमें वही एक कम्प्रिहेंसिव और कंसिस्टेंट ओवरव्यू दिया जाता है वाटर रिसोर्स का वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड का बात करें तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारे नेशनल मीटरोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल सर्विस है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके इनपुट बहुत सारे डजन्स ऑफ इनपुट पे बेस्ड होता है। और जिसमें 2023 को ड्राइस्ट ईयर कहा गया है। बोला गया है कि अगर अगर हम पिछले 3 डिकेड से, पिछले मतलब 30 सालों से देखें
तो ड्राइस्ट ईयर 2023 को घोषित, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल रिवर जो है जो ड्राई होगी। अगर बिलो और रिवर जो है बिलो नॉर्मल रिवर फ्लो हुआ है पिछले 5 कंजिक्यूटिव ईयर से, रिजर्वाइन फ्लो हो गया है और ग्लेशियर मास लॉस होते जा रहा है। 2023 को रिकॉर्ड किया गया सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर ग्लोबल आइस लॉस, मतलब आइस बहुत ज़्यादा इस बार लॉस हुआ है 2023 में। थोड़ा हम देखेंगे हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम क्या होता है। ये हाइड्रोलॉजिकल एक्सट्रीम जैसे 2023 को हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर किया गया है, जिससे बहुत सारे ड्राउट हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट फ्लड इस तरीके से हो रहे हैं। WMO हम देख लेते हैं, न्यूज़ में आया। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 193 मेंबर स्टेट्स से या टेरिटरीज हैं, इसमें इंडिया इंडिया मेंबर है। और इसमें अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से ऑरिजिनेट हुआ था 1873 में। वियना इंटरनेशनल देखा गया था। स्थापना 1950 में हुआ था। स्पेशलाइज्ड हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। सुप्रीम बॉडी इसका है WMC। हर साल में मीन्स एवरी 4 years, हर 4 साल में एक बार। 36 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेक्रेटरीट, इसका कैबिनेट सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है। और 4 ईयर टर्म, 5 ईयर है, 4 ईयर टर्म देते हैं। एक और है कि इंडिया के द्वारा ना ट्रैकोमा, आगे हम देखेंगे कि बॉडी पार्ट्स के किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो पहले हम हेडिंग पढ़ लेते हैं। इंडिया जो है ट्रैकोमा, इंडिया इज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। WHO हम इससे पहले भी पहला ही न्यूज़ हम स्टार्ट किया WHO की, मतलब इंडिया 6th लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर हो गया है, मतलब कोविड फंडिंग में करना है। तो यहाँ वही WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें WHO के द्वारा इंडिया को जो है मतलब कि ट्रैकोमा के एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से एलिमिनेट कर दिया। मतलब इसका उतना ज़्यादा केस नहीं आ रहा है, या उतना भी ज़्यादा वो सीवियर नहीं है, या धीरे धीरे ये आई को अफेक्ट कर। ट्रैकोमा इसे आई डिजीज़, या मतलब हमारे बॉडी ऑर्गन्स में आई को अफेक्ट करता है। किस बैक्टीरिया, ये ना बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरियम क्लैमोडिया ट्रैकोमैटिस, बैक्टीरियम याद रखना है। कभी कभी डिजीज़ के विच जीन्स, विच वायरस, विच बैक्टीरिया से पूछ लिया था। तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। अगर इसको आप मतलब बस ऐसे ही मतलब अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो आपको इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि आप इसको हल्के में, लेकिन WHO के द्वारा इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में डाला गया है। ये हाइपर एंडेमिक है। कहने का मतलब कि अगर ये ना स्पेशली कहाँ होता है, पुअरेस्ट और जो भी रूरल एरिया होता है अफ्रीका का, वहाँ ज़्यादा देखने, सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में। स्प्रेड ये पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैलता है या और फ्लाइज से फैलता है। इसके लिए एक सेफ स्ट्रेटेजी रखा गया, सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीननेस एंड इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। सेफ स्ट्रेटेजी, सेफ मतलब आप सर्जरी इसका करवाइए ट्रैकोमा अगर इस तरीके से आपको हो गया। एंटीबायोटिक्स है, फेशियल क्लीन मतलब हाइजीन, फेस हाइजीन मेंटेन कीजिए, और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट का। WHO के द्वारा 20 कंट्री को एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से, मतलब एज ए ट्रैकोमा को पब्लिक हेल्थ में तो एलिमिनेट कर दिया है कि नहीं, आप लोग को खतरा नहीं है, आप इससे बाहर हैं, इस तरीके से कहा गया है। इंडिया जो है 2017 में डिक्लेयर किया था एज ए ट्रैकोमा फ्री। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होता है, क्योंकि ये ना ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस का ट्रैवर्स ग्रुप होता है। ये लो इनकम पॉपुलेशन के बीच ज़्यादातर देखने, जैसे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, बहुत ही वाइटोपैथन्स में देखने को मिलता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, वर्म सबसे। नेग्लेक्टेड इसलिए क्योंकि ऑलमोस्ट ग्लोबल हेल्थ एजेंडा से अब्सेंट है, मतलब उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको नेग्लेक्टेड। ग्लोबल एंटीबायोटिक कवरेज अगर 2020 में कितना 2021 में रहा तो 44%। अगर हम सेंटर का एफर्ट देखें तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम भी 1963 में चलाया गया था। फिर WHO के द्वारा 17 ऑफिशियल नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ का लिस्ट जारी की, जिसमें इसका भी नाम है, जैसे
कुछ लिस्ट में जो नाम देगा उसको देखें। ब्रूली अल्सर, चैगिस डिजीज़, सिस्टियोसेरेसिस, डेंगू, ड्रैकुनोलियसिस, ये सब मतलब एनटीडी में है। अगला एक लास्ट है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। ये एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है? फ्रीडम आप समझ ही रहे होंगे, किसी भी चीज़ को मतलब उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, वो है ना। तो एकेडमिक क्या होता है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, किस तरीके से ये उसी पर रिलेटेड है। तो ये बोला है कि इंडिया का हम देखते हैं कि 0.6% पॉइंट था 2013 में, 2013 में, अब हो गया 2023 में 0.2%। तो वही बोला है कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में कहीं ना कहीं पॉइंट्स का गिरावट हुआ है पिछले 10 सालों में, 0.6 से 0.2 आ गया। और वर्किंग मार्किंग लॉस्ट, और अगर 1940 से मिड 1940 से अगर हम अभी तक देखें तो बहुत ही लोएस्ट स्कोर मतलब गेन किया है। तो कहीं ना कहीं ये हर चीज़ बढ़ रहा है, तो एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में ये पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो अब बिल्कुल लो हो गया, तो ये लोएस्ट। ये क्या है? एक फ्रीडम फ्री टू पार्ट ऑफ फ्री टू थिंक 2024 का पार्ट है, जिसमें रिलीज होता है सार के द्वारा, स्कॉलर्स एट रिस्क। देखिए कोई भी इंडेक्स है आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी इंडेक्स, इंडिया नेशनल मतलब कोई भी इंडेक्स हो, उसको रिलिस्ट कौन करता है और टॉप कंट्री कौन है और इंडिया का रैंक क्या है। बस मतलब इंडेक्स में बस 2-3 ही चीज़ याद रखें, बाकी उतना याद नहीं रखना है। आप 2-3 चीज़ ही याद रखते हैं तो आपका काम हो गया। किसके द्वारा रिलीज है? सार स्कॉलर सेट है। और ये एक एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट होता है कि एकेडमिक्स जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में किस तरीके से फ्रीडम दिया जाता है, किस तरीके से फ्रीडम है वहाँ के चांसलर को, वहाँ के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, मतलब ये हम देखेंगे। सार ये एक देखता है 665 यूनिवर्सिटी को ग्लोबली देखता है, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, और वहाँ से फिर देखता है और फिर देखता है कि किसको कितना एकेडमिक फ्रीडम दिया गया है या कितने। इंडिया को कंप्लीटेड रिस्ट्रिक्टेड में रैंक किया गया, चूँकि एकेडमिक फ्रीडम है, इंडिया को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट, मतलब यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉइंट गिर चुका है, तो कंप्लीटेड रिस्ट्रिक्टेड में डाला गया इंडिया को। अगर रिस्ट्रिक्शन किस पर है? स्टूडेंट पर। और रिस्ट्रिक्शन जैसे डाला है स्टूडेंट पर से JNU, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सब पर डाला है। यूनियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इस स्टेट गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट में, जैसे केरला के गवर्नर का केस हुआ था स्टेट लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट से, जिसमें कहा गया था कि आप एज ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी आपको हटना होगा। तो वही एकेडमिक फ्रीडम में इंडिया का बहुत ही मतलब उतना अच्छा पॉइंट नहीं रहा है, बहुत ही पीछे गया। अगर 1940 देखें तो बहुत ही लोएस्ट स्कोर गेन किया। और इसके किसके द्वारा लिस्ट किया जाता है? तो सार के द्वारा, स्कॉलर्स एट रिस्क। ये 4-5 टॉपिक हम देखे। एक ट्रैकोमा देखे कि WHO के द्वारा ऐसे इंडिया में मतलब पूरा तरह से एलिमिनेट कर दिया है। और एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स देखे हैं हम। और क्या देखे? एक और था फिर WHO का ही फर्स्ट में हम देखे, WHO का ही हम देखे फर्स्ट में। हाँ, इंडिया 6 लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हो गया। फिर हम देखें फिज़िक्स में किस किस को मिला है, जॉन हॉफील्ड और किसको मिला है? जॉफ्री हिंटन को अवार्ड। और स्टेट ऑफ ग्लोबल रिसोर्स 2023 देखे थे, रिपोर्ट पब्लिश WMA को द्वारा, इसमें कहा गया था कि इस 2023 लास्ट ईयर है। तो ये था हमारा आज का मतलब न्यूज़ इन डिप्थ में, ये 3-4 टॉपिक। होप आप लोग को समझ में आया हो गया। कोई नहीं, डे बाय डे आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।